नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देख रहे हैं। मेरे साथ प्रीति हैं, सुरभि हैं, सुमेरा हैं और निधि हैं। शुरुआत कर रहे हैं अतीक अहमद केस से जुड़ी 25 बड़ी खबरों के साथ। उमेश पाल हत्याकांड पर सूत्रों से बड़ी खबर। अतीक के करीबी बिल्डर ने शाइस्ता परवीन को 80 लाख रुपए देने की बात कबूली। पुलिस ने शाइस्ता को बिल्डर से मिले 80 लाख रुपए का उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल होने का जताया शक। बिल्डर को जल्द गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। प्रयागराज में बमबाजी पर पुलिस कमिश्नर का बयान। 2 लड़कों के बीच लड़ाई के बाद हुई बमबाजी। किसी वकील के घर के बाहर नहीं फेंका गया बम। शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस ने मरियाडीह और भरेठा गांव में की छापेमारी। कई थानों की पुलिस सर्च ऑपरेशन में जुटी। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को लेकर एसटीएफ के डीआईजी का बड़ा बयान। कहा, दोनों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी। दोनों को जल्द कर लेंगे गिरफ्तार। अशरफ के साले सद्दाम के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। सद्दाम पर पुलिस ने इनामी राशि 25 से बढ़ाकर 50,000 रुपए की। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद अतीक, शाइस्ता और असद की फोटो हो रही है वायरल। पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था असद। यूपी में माफियाओं पर नहीं रुकेगा एक्शन। योगी सरकार ने माफियाओं की नई लिस्ट जारी की। माफिया किसी भी जाति और धर्म का हो, नहीं बरती जाएगी नरमी। अतीक अहमद के 2 करीबियों पर ईडी ने कसा शिकंजा। दोनों से प्रयागराज के ईडी दफ्तर में चल रही है पूछताछ। अतीक अशरफ हत्याकांड पर पहली बार बोले सीएम योगी। कहा, जो पहले यूपी के लिए संकट थे, अब वो खुद संकट में है। सीएम योगी ने कहा, अब कोई माफिया किसी को धमका नहीं सकता। यूपी में अब कानून का राज है। अतीक और अशरफ हत्याकांड पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हत्या से ठीक पहले अतीक से मिलने अज्ञात शख्स आया था। अतीक ने उसे देखकर सिर हिलाया था। अतीक और अशरफ हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला सनी सिंह। सनी ने ही लवलेश और अरुण को हत्या के लिए उपलब्ध कराए थे हथियार। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का सीन रिक्रिएट करेगी एसआईटी। हत्याकांड की जांच के लिए बनी एसआईटी ने थाना शाहगंज से अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली। प्रयागराज हत्याकांड की जांच के लिए बनी एसआईटी अतीक अशरफ की हत्या के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों से पूछताछ करेगी। अतीक के बेनामी निवेश पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एसटीएफ ने जांच की शुरू। प्रयागराज, ललितपुर, माउंट आबू और शाहीन बाग में बेनामी संपत्ति का पता चला। एसआईटी ये भी जांच करेगी कि मेडिकल कराने के दौरान कितने पुलिसकर्मियों के पास हथियार थे और हमलावरों को हमले के वक्त पकड़ने की किन किन पुलिसकर्मियों ने कोशिश की। अतीक अशरफ हत्याकांड पर सूत्रों से बड़ी खबर। पुलिस ने आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज बरामद की। वारदात से पहले तीनों अस्पताल के आसपास रेकी करते नजर आ रहे हैं। हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार पर पुलिस सूत्रों से बड़ी खबर। मेरठ से लाए गए थे हत्या में इस्तेमाल हथियार। सनी ने हथियारों का किया था इंतजाम। अतीक के चुनाव लड़ने पर खुलासा। बिल्डर और कारोबारियों से चुनाव लड़ने के लिए लेता था गुंडा टैक्स। वसूली के लिए जारी करता था गुंडा टैक्स पर्ची। अतीक चुनाव लड़ने के लिए 2 तरह के गुंडा पर्ची जारी करता था। गुलाबी पर्ची का रेट 3 से 5 लाख और सफेद पर्ची का रेट 5 लाख रुपए था। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद भी जारी रहेगी अवैध वसूली की जांच। ईडी अवैध वसूली करने वाले गुर्गों और पीड़ितों की लिस्ट बनाने में जुटी। ईडी को अब तक अतीक के घर छापेमारी से 100 सेल डीड मिले हैं। धमाका कर जमीन हड़पने के मामले में पीड़ित किसानों का भी बयान दर्ज करेगी ईडी। अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद उसकी संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सरकार अब तक अतीक परिवार की 11,684 करोड़ की संपत्ति कर चुकी है जब्त। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर पहली बार टीवी पर यूपी एसटीएफ के सुपर कॉप हर सवाल का जवाब देंगे। टीवी 9 भारतवर्ष पर यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव ने हर उस सवाल का जवाब दिया जो आपके जहन में है।
जो सोशल मीडिया पर वायरल है। क्या अतीक अशरफ की हत्या के वक्त पुलिस का एक्शन कुछ और हो सकता था? अतीक अशरफ जीप से इन्हें उतारकर पैदल क्यों ले जाया गया? बड़े सवाल और उनके सीधे जवाब आज सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। तो विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया तक प्रयागराज पुलिस के कॉल्विन अस्पताल में एक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हमने भी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी से पूछा कि जब तीनों शूटर्स ने अटैक किया तो वहां मौजूद पुलिस वालों ने रिटेलिएट क्यों नहीं किया? इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, ये जो हत्याकांड हुआ है, ये इसके साथ ही 3 अभियुक्तों की जिन्होंने किया उसको उनको तत्काल गिरफ्तार किया गया है और 3 उनके पास से आर्म्स जो हत्या में प्रयुक्त थे वो भी बरामद हुए हैं। अन्य और चीज़ें बरामद हुई हैं। एक आरक्षी को भी गोली लगी है। एक उसमें से क्रॉस फायरिंग में अपराधी भी घायल हुआ है और उनसे जो प्राथमिक पूछताछ पर जो चीज़ें सामने आई हैं वो मीडिया से शेयर की गई हैं कि ये मोटिवेटेड थे बड़े अपराधियों से, जैसे लॉरेंस है, और ये बहुत जल्दी जैसे माफिया बनना चाह रहे थे और माफिया बनकर के पैसा कमाने की इनकी रलक थी। उस रलक के तहत ये अपराधियों ने किया है, जो अभी प्राथमिक तौर पर पूछताछ पर सामने आया है। फिलहाल इनकी पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी और जो मीडिया का विषय ये है कि इसके पीछे कौन है, पुलिस का विषय भी है। ये इस चीज़ को हम गहनता से छानबीन करेंगे और आपके सामने लाएंगे। शासन द्वारा SIT इसमें विवेचना के लिए बना दी गई है और उस SIT के माध्यम से विवेचना होकर के इन सब पहलुओं पर हम लोग जल्दी मीडिया के सामने इन सब चीज़ों का खुलासा करेंगे और वो चीज़ सामने आएंगी। तो पुलिस का एक्शन भी जांच के दायरे में है। आनंद देव से दूसरा सवाल था कि हमें जानकारी मिली है कि गुड्डू मुस्लिम को लेकर अतीक और अशरफ में बात हुई थी, इस पर उनका क्या कहना है, आइए सुनिए। अतीक और अशरफ ये पूरे गैंग का संचालन कर रहे थे और गुड्डू मुस्लिम और बाकी उनके अन्य गैंग मेंबर्स असद, गुलाम और शाबिर और ये सभी उनसे टच में रहते थे और यहाँ तक ये शाइस्ता परवीन भी। तो वहाँ से जेल से रह करके भी ये संचालन ये गैंग का इसके पहले जो षड्यंत्र में इनकी भूमिका रही, जो उसके बाद इनको संरक्षण देने में भूमिका रही, इनको हाइड आउट प्रोवाइड करने में भूमिका रही, तो इन सब में ये अतीक और अशरफ आगे रहे हैं और इनकी नेटवर्किंग जो इसके पहले की थी और जो इनके गैंग से संबंध थे वो भी सब सामने आए हैं। उन सब पर गहनता से छानबीन चल रही है। बहुत लोगों को इसमें षड्यंत्र करने वालों को और शरण देने वालों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। अतीक और अशरफ ने बार बार अपनी जान को खतरा बताया था। अनंत देव से हमने इसी को लेकर सवाल पूछा कि ऐसे हालात में दोनों को जीप से उतारकर पैदल हॉस्पिटल तक क्यों ले जाया गया। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर बेहतर तो प्रयाग पुलिस दे पाएगी, लेकिन गाड़ी से उतरने को क्या वहाँ परिस्थितियाँ थी, क्या समय था और कैसे वहाँ पर रिकवरी के लिए जा रहे थे, कैसे, और इसके पहले भी, क्योंकि ये मेरे ख्याल से मेरी जानकारी के अनुसार 3rd डे था रिमांड का, तो उसके पहले 2 दिन भी ये लोग आ जा रहे थे और 21 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जो उसमें थे। तो ये चीज़ें तो अभी एक जांच का विषय भी है। SIT इनको भी जांच कर रही है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जो पुलिस वाले अतीक अशरफ की सुरक्षा में तैनात थे वो अभी कहां हैं। सुनाते हैं आपको STF के DIG ने क्या जवाब दिया इस सवाल का। जो सुरक्षाकर्मी ये प्रयाग पुलिस इसका उत्तर दे पाएगी वो कहाँ पर है। मैं STF में फिलहाल हूँ। और सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। हमने STF के DIG से ये पूछा कि क्या आपको लगता है कि अतीक और अशरफ की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई है। उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए जरा। अभी जांच के बाद सामने आएगा। 3 की गिरफ्तारी करना, घायल होने के बाद भी, ये भी एक उनकी मैं समझता हूँ मुस्तैदी है और आर्म्स भी पूरे बरामद हुए हैं। तो क्योंकि हत्यारे सामने हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई कुतूहल का विषय नहीं है। उनसे चीज़ें कुछ समय की बात भले हो, लेकिन क्योंकि हत्यारे पकड़ गए हैं और मौके पे पकड़ गए हैं
और सही हत्यारे हैं और सही वही आर्म्स हैं, तो पूरी चीज़ें सामने बहुत जल्दी आपके सामने होंगी। और हत्याकांड से ठीक पहले अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया था। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि गुड्डू मुस्लिम मुखबिर बन चुका है। पुलिस इस खबर को कैसे देखती है, इस सवाल पर आनंद देव का क्या जवाब था, सुनिए। अब ये आपका विषय है, ये आपका सोच हो सकता है, मीडिया जरूर इस पर कोई एक अपना मत रखना चाह रही है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा एज पुलिस अफसर और एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस अफसर बतौर कि वेरीफाइड चीज़ों को ही आगे बढ़ाएं, तो शायद आपके चैनल और आपके सबके लिए विश्वसनीयता का विषय होगा। ऐसी कोई बात है नहीं। ये बात मैं इन कैमरा खारिज करता हूँ जो गुड्डू मुस्लिम के संबंध में बात है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता अब तक फरार है। सरेंडर पर भी सस्पेंस है। हमने एसटीएफ के डीआईजी से पूछा कि शाइस्ता के सरेंडर करने की बात हो रही है, क्या आप तक शाइस्ता की तरफ से कोई कम्युनिकेशन हुआ है? कुछ भी कम्युनिकेट नहीं हुआ, मेरे स्तर पर कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और बाकी शाइस्ता परवीन वांटेड क्रिमिनल, इस समय 50,000 रुपये की प्रचार घोषित आबादी, उसके पकड़ने के लिए टीमें लगी हुई। बहुत जल्दी हम लोग उनको गिरफ्तार करेंगे। देखिए, जो जानकारी है वो सब प्रयासों के स्तर पर है, और प्रयास जब ये परिणाम में सफल होंगे, जब परिणाम सामने आएगा, तभी उन प्रयासों को मतलब होता है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, रात दिन एसटीएफ की सभी टीमें इसी काम पर लगी हुई हैं। और पिछले ये 24 फरवरी के बाद से, जब से ये लोमर्थक हत्याकांड हुआ उमेश का, और जो हमारे आरक्षी मारे गए, उसके बाद से पूरी टीमें लगातार इस पर प्रयास कर रही थी, जिसमें कि हम इन 2 अपराधियों को एसटीएफ द्वारा और 2 अपराधियों को जिला पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार करने के प्रयास में, मुठभेड़ में वो मारे गए हैं। बाकी 3 अभी भी जो 5-5 लाख रुपए पुरस्कार घोषित अपराधी हैं वो, और कई 120 बी के अपराधी, और जैसे शाइस्ता है, गुड्डू मुस्लिम है, और ये शाबिर है और अरमान, ये सब एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी इन तक पहुँचने में सफल होंगे। जब प्रयास परिणाम में परिवर्तित होंगे, तभी शायद आपके सामने ये चीज़ हम रखने में भी कामयाब होंगे। TV9 पर आपने यूपीएसटीएफ के डीआईजी को सुना, लेकिन अगली बड़ी खबर है यूपीएसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश के बयान को लेकर, जहां गुड्डू मुस्लिम खतरनाक अपराधी बताया गया है, उसे पकड़ना जरूरी है। गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। शाइस्ता की तलाश में भी टीमें ऑपरेशन कर रही हैं। हमारे साथ एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश जी मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। सर, गुड्डू मुस्लिम को लेकर क्या कोई और इन्फॉर्मेशन क्या सामने आई है? क्या कुछ लोकेशन कुछ पता चल पाई है क्या? नहीं, गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम है, और ये एक इम्पॉर्टेंट शूटर है इस केस में। इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम बहुत पुराना अपराधी है। ये एक ऐसा अपराधी है जो इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है, इसलिए इसको जल्द से जल्द एप्रीहेंड करना आवश्यक है। और जो बाकी जो शूटर्स हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? बाकी शूटर्स की भी तलाश चल रही है। साबिर भी फरार है, उस पर भी नाम है। और साबिर शाइस्ता परवीन का ड्राइवर के रूप में काम करता था। उसके कई वीडियोस जो हैं यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। और ये भी चूँकि अपराधियों के संगत में था, इसलिए अपराधी को तौर तरीके इसने सीख लिए हैं। इसकी भी तलाश लगातार एसटीएफ कर रही है। शाइस्ता भी फरार चल रही है। कहा जा रहा है कि लास्ट लोकेशन प्रयागराज में है। प्रयागराज में एसटीएफ भी छापेमारी कर रही है। जी हाँ, जो भी मुलजिम अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनकी तलाश एसटीएफ और जिला पुलिस दोनों कर रही है। सर, तो क्या प्रयागराज में लास्ट लोकेशन मिली है शाइस्ता की? नहीं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। अतीक के वकील दयाशंकर मिश्र के घर के पास हुए बम धमाके पर बड़ी जानकारी सामने आई है। हमले का अतीक के वकील से कोई लेना देना नहीं है, ये कहा है सीपी प्रयागराज ने। घटना वकील दयाशंकर मिश्र के घर के सामने गली में। प्रयागराज पुलिस ने कहा है कि आपसी रंजिश में हुई ये बमबाजी। हर्षित सोनकर और आकाश सिंह के बीच हुआ था विवाद, जिसके बाद ये बमबाजी। अरे झोरा भर लेके आए, यही मारे गलिया में बम, यही मारे हैं गलिया में बम। हाँ यार, बहुत भयंकर मारे हैं सब। झोराली। तो अतीक अहमद की धमकी का यह पहला सबूत हमने आपके सामने रखा। वहीं प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल की हत्या के लिए अतीक गैंग जुटा रहा था रकम। साबरमती जेल से अतीक बिल्डर्स को धमकाता था। असद और मोहम्मद मुस्लिम की बातचीत का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। ऑडियो में मोहम्मद मुस्लिम को
उमर से मिलने के लिए बोल रहा है असद। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक उमेशपाल की हत्या के लिए अतीक गैंग रकम जुटा रहा था। इसके लिए साबरमती जेल से ही अतीक बिल्डरों को धमकाता था। माफिया अतीक और बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की व्हाट्सएप चैट वायरल होने के बाद यह खुलासा हुआ है। चैट में मोहम्मद मुस्लिम ने कबूला है कि उसने शाइस्ता परवीन को 80 लाख रुपए दिए थे। उसके मुताबिक खुद अतीक का बेटा असद रकम लेने आया था। असद ने इसके लिए मोहम्मद मुस्लिम को फोन भी किया था और उसे धमकी दी थी। मोहम्मद मुस्लिम से पैसा लेने के लिए अतीक अहमद ने भी व्हाट्सएप के जरिए धमकी दी थी और पैसा पहुंचाने की बात की थी। मोहम्मद मुस्लिम ने दावा किया था कि यह रकम उसने शाइस्ता परवीन को मेयर का चुनाव लड़ने के लिए दी थी। हालांकि पुलिस को आशंका है कि मोहम्मद मुस्लिम से मिले 80 लाख रुपयों का इस्तेमाल उमेशपाल की हत्या के लिए हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस मोहम्मद मुस्लिम की गिरफ्तारी की तैयारी में है। एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे असद का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर को फोन पर धमकाने का ये ऑडियो है जो वायरल है इस वक्त। मोहम्मद इस्लाम को भाई से मिलने के लिए कचहरी चलने को कहा है और जेल में बंद उमर से मिलने के लिए मोहम्मद इस्लाम को ये बात कही गई है। मोहम्मद इस्लाम ने असद को 80 लाख रुपए दिए थे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि असद का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें जो जानकारी सामने आ रही है, एनकाउंटर में अतीक का बेटा असद मारा गया और उसके बाद ये ऑडियो वायरल हो रहा है। लखनऊ के एक प्रॉपर्टी डीलर से जुड़ा हुआ ये ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें उसे धमकाया जा रहा है। मोहम्मद इस्लाम को भाई से मिलने के लिए कचहरी चलने को कहा गया है और उसमें ये बात सुनाई पड़ रही है कि जेल में बंद उमर से मिलने के लिए मोहम्मद इस्लाम को दबाव में लिया जा रहा है। मोहम्मद इस्लाम ने असद को 80 लाख रुपए दिए थे। हेलो। भूल गए थे। ये कह रहे थे कि भाई के पास हम जाते हैं जेल मुलाकात करने से, उमर भाई से मिलने जाते हैं जेल। तो उन्होंने ही हमसे कहा था आपसे बात करने को कुछ। अच्छा। वो 5 तारीख को आ रहे हैं पेशी पे। तो आप टाइम निकाल के वो उनसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं। तो हम यार कचहरी हमको न बुलाओ, समझो। क्या हो गया कचहरी में? कचहरी में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, हम कचहरी हम जाते भी नहीं उधर। या जेल चलिए हमारे साथ। अब जेल वेल हम न जा पाएंगे और कोई मैसेज हो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें। नहीं तो मुलाकात न कर पाएंगे ये कहना चाह रहे हैं आप? तो मुलाकात कर लिया जाता है। तो कैसे हो पेशी पे भी ना आ पाएंगे आप? जेल पेशी पे न बुलाओ हमको। पेशी पे असल में चूंकि हम वहाँ जाते भी नहीं, हम कचहरी उचहरी ज्यादा। तो फिर कैसे मुलाकात होगी? मुलाकात हम तुम कर लेंगे कहीं पे जहाँ कहोगे। नहीं उमर भाई से मिलना था आपको। उमर से मिलना है तो चलो अच्छा हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ चूंकि कचहरी उचहरी बहुत कम जाते हैं ना। एक बार वहाँ मुलाकात हो गई थी उन लोग से, जकी लोग से। कोई मैसेज हो तो बता देना हमको। वही बात है ना कि एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मतलब समझे नहीं। उस पर हम आगे क्या कर सकते हैं? नहीं अभी तुमने जो तुमने इमरान की बात किया ना, इमरान देखो ऐसा है कि इमरान तुमको पता है कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, तुम्हारी जानकारी में भी है। इमरान कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है मुस्लिम साहब हम नहीं जानते। नहीं सुन तो लो हमारी बात। और अगर कोई मसला मसाइल हमारे साथ बचपन से हमारे दोस्त भी रहे, कोई मसला मसाइल है, कभी फोन फान आता है तो हम इनकार तो कर नहीं सकते किसी को। वही बात है ना कि 12:30 हम भी देखते हैं गाड़ी आपके यहाँ। नहीं हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, पता नहीं कौन मिलने आता है, किससे मिलने आता है। आज तो आए थे, मुलाकात करके फिर चले गए किसी के साथ। बस वही बात है। चलिए ठीक है हम बात कर लेते हैं। हमारा नंबर सेव कर लीजिए, बस फोन उठा लीजिए। ठीक है जी ठीक है। बिल्डर से अतीक अहमद की वसूली के भी सबूत सामने आए। मुस्लिम नाम के बिल्डर को मैसेज कर धमकी दी गई। मैसेज में अतीक ने लिखा, मैं अभी मरने वाला नहीं। मैसेज में अतीक ने यह भी लिखा, मेरा लड़का ना डॉक्टर बनेगा ना ही वकील, अब सिर्फ हिसाब होगा।
अतीक और अशरफ की हत्या जरूर हो गई, लेकिन उनके काले कारनामों की फहरिस्त अब धीरे धीरे खुल रही है। अतीक का एक पुराना व्हाट्सएप चैट सामने आया जिसमें वो साबरमती जेल में रहते हुए लखनऊ के एक बिल्डर मुस्लिम से पैसों की डिमांड कर रहा है। इस व्हाट्सएप चैट में अतीक ने खुद लिखा था कि पूरे इलाहाबाद में बहुतों ने हमसे फायदा उठाया, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारे घर ने उठाया। आज हमारे खिलाफ लोग FIR कर रहे हैं और पुलिस की शय पर काम कर रहे हैं। पुलिस ने शय देना बंद कर दिया तो क्या होगा? मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, आप मेरे बेटे से ईडी कर रहे हैं। ईडी ने अभी आपका पैसा सीज नहीं किया है। बेहतर यही कि हमारे बेटे उमर का जो हिसाब है और असद ने जो पैसा दिया है उसकी हमें चुनाव में जरूरत है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। आपके घर ने अपनी किस्मत और अक्ल से कमाया, लेकिन हमारा जो पैसा है उसे तुरंत दे दो। अतीक अहमद, साबरमती जेल, अहमदाबाद, 7 जनवरी 2023। इस लंबी चैट में अतीक ने मोहम्मद मुस्लिम को खूब गालियां भी दी। बताया जाता है कि इस चैट के बाद मोहम्मद मुस्लिम इतना डर गया कि उसने अतीक को 80 लाख रुपए भिजवाए थे। चुनाव लड़ने के लिए अतीक वसूलता था गुंडा टैक्स। बड़े बिल्डर, व्यवसायियों और कारोबारियों से लेता था चुनाव टैक्स। गुलाबी पर्ची का रेट 3 लाख से लेकर 5 लाख तक का था। सफेद पर्ची का 5 लाख से ऊपर का रेट था। गुंडा टैक्स कैश और अकाउंट में जमा कराए जाते थे। माफिया अतीक अहमद खौफ का दूसरा नाम था। अतीक की इच्छा ही उसका आदेश होता था। जिस ओर उसकी निगाह उठ जाती थी, सन्नाटा पसर जाता था और इसी खौफ के जरिए वो लोगों से अवैध वसूली करता था। वो चुनाव लड़ने के लिए गुंडा टैक्स वसूलता था। बड़े बड़े बिल्डर, व्यवसायियों और कारोबारियों से चुनाव टैक्स लेता था। TV9 भारतवर्ष के पास उसके इस गुंडा टैक्स की वसूली के पक्के सबूत हैं। अतीक 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुका है। वो जब चुनाव लड़ता था तो गुंडा टैक्स वसूली के लिए पर्ची जारी करता था। ये पर्चियां बेहद खास होती थी। व्यवसायी और बड़े कारोबारियों को 2 तरह की पर्ची दी जाती थी, एक सफेद पर्ची और दूसरी गुलाबी पर्ची। इन पर्चियों का रेट अलग अलग होता था। गुलाबी पर्ची का रेट 3 लाख से 5 लाख तक का था। सफेद पर्ची का 5 लाख से ऊपर का रेट था। कैश के साथ साथ अकाउंट में भी पैसे जमा कराए जाते थे। हमारे पास पैसे जमा करने वाली बैंक रसीद की पर्ची है जो 2014 की है। ये देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अकाउंट नंबर 601640210028 में जमा चुनाव टैक्स के पैसे, कुल 3.5 लाख का अमाउंट जमा किया गया है। और अतीक और अशरफ की हत्या पर STF के सूत्रों से बड़ी खबर है। हत्या के पीछे बेनामी संपत्ति विवाद भी हो सकता है एक वजह। सूत्र बता रहे हैं प्रयागराज में अतीक का जीशान और इमरान से संपत्ति विवाद चल रहा था। शाइस्ता के रिश्तेदार जीशान और इमरान से अतीक का विवाद था। साबरमती जेल में रहते हुए अतीक ने कई बेनामी संपत्तियों में निवेश भी किया था। माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद भी उसकी काली कमाई और जमा की गई अकूत संपत्ति की जांच जारी रहेगी। ईडी अतीक अहमद के पास रहे काले धन, अवैध वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच जारी रखेगी। ये पता लगाया जा रहा है कि अतीक अहमद की काली कमाई कहां से आती थी, कहां निवेश किया गया। इतना ही नहीं, अतीक के जिन गुर्गों ने वसूली की, जिन से वसूली की, उनकी भी लिस्ट बनाई जा रही है। ईडी के हाथ अब तक 100 सेल डीड लग चुकी हैं, जिसमें किसानों से डरा धमकाकर सस्ते में जमीनें खरीदी गई। जल्द ही ईडी सेल डीड वाले किसानों के बयान भी दर्ज करेगी। जांच में सामने आया कि प्रयागराज के अलावा ललितपुर और माउंट आबू में भी अतीक की बेनामी संपत्तियां हैं। अतीक अहमद की दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में बेनामी संपत्तियां होने का पता चला है, जिनसे अतीक के कुनबे को हर महीने लाखों रुपए किराया मिलता था। STF को बीते दिनों मध्य प्रदेश के एक बड़े हीरा कारोबारी से अतीक के मनमुटाव होने की भी जानकारी मिली थी। अतीक साबरमती जेल से आसानी से टेलीफोन से लेकर अन्य सुविधाएं भी इस्तेमाल करता रहा, जिसके पीछे प्रमुख सूत्र थे जीतू, अली रजा, केतन और नसीर बोरा। तो अतीक अहमद के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुलने लगा है। दिल्ली के जामिया नगर, ओखला और शाहीन बाग में अतीक अहमद के कई मकान हैं, ये पता चला है। जामिया नगर इलाके में भी अतीक के फ्लैट्स हैं और ऐसे ही एक फ्लैट से हमारे संवाददाता अभिजीत की ये रिपोर्ट देखिए। अतीक अहमद के मौत के बाद भी उसके काले कारनामों की जांच लगातार जारी है और इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि अतीक अहमद मरने के बाद अथाह संपत्ति छोड़कर गया है, जो कि देश के कई हिस्सों में मौजूद है। इस वक्त मैं दिल्ली के जामिया नगर इलाके में मौजूद हूं और जिस बिल्डिंग के सामने मैं खड़ा हूं, इसका पहला फ्लोर पर जो फ्लैट है
ये अतीक अहमद का बताया जा रहा है। काफ़ी समय से ये फ्लैट बंद है यहाँ पर, ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन दिल्ली में भी उसके संपत्ति होने की पुष्टि हुई है और इस तरह से बताया जा रहा था कि ओखला, जामिया नगर, इन इलाकों में उसकी कई ऐसी संपत्तियां हैं जिससे लाखों रुपए किराया उस वो महीने का वसूला करता था। ऐसे ही एक फ्लैट के पास हम मौजूद हैं, हालांकि अभी ये बंद पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये हम आपको तस्वीरों में इस वक्त यहाँ पर दिखा रहे हैं और इसके अंदर भी हम जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एड्रेस है यहाँ पर जामिया नगर का और ये जीवन अपार्टमेंट ये इसको कहते हैं और इसके ऊपर पहले फ्लोर पर जो फ्लैट है वो अतीक अहमद का बताया जा रहा है। और इधर अतीक अशरफ मर्डर केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने खंगाले हैं अस्पताल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज। हत्या से पहले आरोपियों ने की थी घटनास्थल की रेकी, ये सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। सीसीटीवी में रेकी करते हुए नजर आए हैं आरोपी। पुलिस ने जब्त किए हैं अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज। अतीक अशरफ का मर्डर करने वाले तीनों आरोपी वारदात के वक्त पूरी तैयारी के साथ आए थे। सूत्रों के मुताबिक वो कई दिनों से हॉस्पिटल की रेकी कर रहे थे। उनकी तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक वारदात से पहले तीनों आरोपी हॉस्पिटल परिसर में रेकी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज अस्पताल और उसके आसपास का है और दोपहर का बताया जा रहा है। हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज की जाँच के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है और 24-24 घंटे के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि 14 अप्रैल को जब अतीक ने मीडिया से बातचीत की थी, उसके बाद से ही आरोपी हॉस्पिटल के आसपास डेरा जमा चुके थे। पुलिस का कहना है कि साइंटिफिक तरीके से हर सबूत जुटाए जा रहे हैं। ये तीनों आरोपी कब आए थे और कहां रुके थे, इनकी सबकी जानकारी मिल गई है। FSL की टीम के साथ रिक्रिएशन किया जाएगा। इसी बीच प्रतापगढ़ जेल में बंद अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इनकी सुरक्षा में 15 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। तीनों शूटरों को उसी बैरक में रखा गया है जिसमें राजा भैया बंद थे। बैरक की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। कॉलविन हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि जहां मर्डर हुआ उसके आसपास 2 सीसीटीवी कैमरास लगे थे। वारदात की रात पुलिस उन्हें ले गई है। हमारे संवाददाता पंकज झा ने उनसे खास बातचीत की। हम यहाँ के सीनियर डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर राजेश कुमार, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, 14 को भी लाया गया था और 15 को भी लाया गया था। 15 को तो खैर वो उसका टेस्ट हो ही नहीं पाया दोनों का, पर 14 को जो आया था तो क्या जानकारी मिली थी, क्या वजह थी कि यहाँ कॉलविन अस्पताल लाया जा रहा था मेडिकल के लिए? 14 को जो लाया गया था, हमने अखबार के माध्यम से पढ़ा था कि न्यायालय ने उनको आदेश किया है कि इनका प्रतिदिन मेडिकल कराया जाए और किसी भी तरीके का उनके साथ मतलब क्या कहते हैं बलपूर्व इस तरह का कोई ना उपयोग किया जाए। गेट पे हमें 2-3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए दिखे हैं, तो वो चूँकि जब मर्डर हुआ तो उसका एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस हो सकता है। वो दोनों सीसीटीवी कैमरे सही हैं? कैमरे सही हैं और वो रिकॉर्डिंग जो है पुलिस ने हमसे एसओ खुलदाबाद मिस्टर राय, जहाँ तक मेरा ख्याल शायद नाम है उनका, उसी दिन वो कोई डीपीआर होता है, कोई एक डीपीआर और कोई डीवीआर और कोई 2 चीज़ और वो 3 सामान अदद सामान हमसे उन्होंने जो रिकॉर्डिंग संबंधी ले लिया था। अतीक और अशरफ के रिश्तेदारों पर गाज गिरनी जारी है। अब अशरफ के साले सद्दाम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है और इनाम की राशि भी बढ़ा दी गई है। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद अब पुलिस उसके करीबियों पर शिकंजा कस रही है। बरेली पुलिस ने माफिया अशरफ के साले सद्दाम पर इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। सद्दाम पर आरोप है कि वो अशरफ से बरेली जेल में गैरकानूनी रूप से मिलता था और लोगों को मिलवाता था। इस मामले में बिथरी थाने में मुकदमा दर्ज है और वो फरार है। वहीं ईडी ने अतीक अहमद से जुड़े 2 लोगों को प्रयागराज ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अब तक फरार है। पुलिस उसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक उसके हाथ खाली है। खबर है कि अतीक अशरफ के जेल जाने के बाद सारा माफियागिरी का सारा हिसाब किताब शाइस्ता ही रखती थी। इसकी पुष्टि अतीक के रिश्तेदार ने भी की है। अली, अतीक और आसाद कालिया वगैरह तीनों ये लोग 3 गाड़ियों से आते हैं और मुझको घेर लेते हैं। घेरने के बाद ये सब घेर के तमंचे, पिस्टल, राइफल, बहुत सारे असलहे लिए थे। इस बीच शाइस्ता की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो अतीक अहमद और बेटे असद के साथ नजर आ रही है। और आज एक और बड़ी खबर आई। शाइस्ता परवीन की 3 चिट्ठियां सामने आई हैं। अतीक अशरफ की हत्या के बाद सामने आई चिट्ठी। शाइस्ता ने 2 चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी। शाइस्ता ने 1 चिट्ठी चीफ जस्टिस को लिखी है।
चिट्ठी में शाइस्ता ने साजिश का जिक्र किया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने 24 फरवरी के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई बार चिट्ठी लिखी, जिसमें वो प्रशासन से मिन्नत करती नजर आई, अपने परिवार के लोगों को निर्दोष बताने की कोशिश करती नजर आई और साथ में गुहार लगाती नजर आई कि उसका परिवार बेकसूर है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता ने 2 चिट्ठी लिखी थी। पहली चिट्ठी 27 फरवरी 2023, विषय उमेश पाल की हत्या के बाद 9 नामजद और 9 अज्ञात पर केस करने के मामले में, बेटे अली को आरोपी बनाने के मामले में। दूसरी चिट्ठी 1 मार्च 2023, विषय किराए का घर गिराने और गृहस्थी बर्बाद करने का आरोप। पहली चिट्ठी में शाइस्ता ने गुहार लगाई थी कि अतीक से जो भी पूछताछ की जाए वो साबरमती जेल में ही की जाए। शाइस्ता ने इस चिट्ठी में अपने बेटे एहजम और आबान को रिहा करने की भी गुहार लगाई थी। दूसरी चिट्ठी में शाइस्ता ने आरोप लगाया था कि बिना किसी वारंट के पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और बाद में उसे गिरा दिया। शाइस्ता ने अपने घर में लूटपाट करने का भी आरोप लगाया था और इसकी मजिस्ट्रेट से जांच कराने की गुहार लगाई थी। और उमेश पाल मर्डर केस में शामिल गुड्डू मुस्लिम की तलाश में यूपी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वही गुड्डू मुस्लिम जो उमेश पर फायरिंग के दौरान बम फेंक रहा था और जिसका नाम अशरफ ने मौत से ठीक पहले लिया था। उमेश पाल हत्याकांड के दौरान बम फेंककर दहशत फैलाने वाला गुड्डू मुस्लिम कहां है? पुलिस उसकी तलाश में यूपी से लेकर कर्नाटक तक छापेमारी में जुटी है। उसकी 5 मार्च की एक तस्वीर सामने आ चुकी है जिसमें अतीक के जीजा अखलाक के घर पर उसे देखा गया था। अब सामने आ रही जानकारी के मुताबिक गुड्डू की आखिरी लोकेशन कर्नाटक में ट्रेस की गई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। गुड्डू को बमबाज क्यों कहा जाता है, इसकी तस्दीक 24 फरवरी 2023 को सामने आई तस्वीर करती है, जिस दिन उमेश पाल पर जानलेवा हमला किया गया। गुड्डू मुस्लिम को अतीक का सबसे खास गुर्गा माना जाता है, लेकिन वो जहां जहां गया अतीक और उसके रिश्तेदारों की मुश्किल बढ़ती गई। मेरठ में अतीक के जीजा पर पुलिस का शिकंजा कसा तो वहीं झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया। मौत से पहले अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया था, लेकिन वो बस इतना ही कह पाया जहां तक गुड्डू मुस्लिम की बात है, और फिर माफिया ब्रदर्स पर धनाधन गोलियां बरसा दी गई। मेन बात यह है कि गुड्डू और सीएम योगी ने आज फिर कहा है कि यूपी से अपराधियों का सफाया हो रहा है। कल तक जो राज्य के लिए संकट थे, अब उनके ऊपर संकट आ गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यूपी में किसी जनपद, किसी माफिया या दंगे की आशंका से डरने की जरूरत नहीं है। सीएम ने कहा कि जो कल तक यूपी के लिए संकट बन गए थे, अब उनके ऊपर संकट आ चुका है। उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि 2012 से 2017 तक 1200 से ज्यादा दंगे हुए, लेकिन 2017 से लेकर अब तक एक भी दंगा नहीं हुआ। 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता, कोई नहीं डरा धमका सकता। और यूपी में माफिया के खिलाफ एक्शन के बीच प्रशासन का भी पक्ष सामने आया है, जहां राज्य में जाति और मजहब के आधार पर अपराधियों पर एक्शन नहीं होता है, जुर्म के हिसाब से कार्रवाई होती है। योगी सरकार ने अपराधियों की लिस्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि सूबे में जाति और धर्म देखकर माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लिस्ट है, जिसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने गंभीर अपराध किए हैं। हर बड़ा माफिया और अपराधी योगी सरकार के निशाने पर है। हर जोन की अपनी लिस्ट है और लिस्टेड माफिया के एक्शन पर एसटीएफ और जिला पुलिस कड़ी नजर रखती है। ज्यादातर बड़े अपराधियों के ऊपर 50,000 से 5 लाख के बीच का इनाम है। वाराणसी के मनीष सिंह सोनू पर 2 लाख रुपए, मेरठ के बदन सिंह बद्दो पर 2.5 लाख रुपए, गोरखपुर के राघवेंद्र यादव पर 2.5 लाख रुपए, गाजियाबाद की दीप्ति बहल पर 5 लाख रुपए, बुलंदशहर के भूदेव पर 5 लाख रुपए का इनाम, मेरठ के विजेंद्र सिंह हुड्डा पर 5 लाख रुपए का इनाम और लखनऊ के राशिद नसीम के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम है। शासन स्तर पर तैयार 25 बड़े अपराधियों की बात करें तो इसमें माफिया मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन सिंह, ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू, सीरियल किलर सलीम, रुस्तम और सोहराब समेत कई कुख्यातों के नाम शामिल रहे हैं।
अतीक हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। वकील विशाल तिवारी की जनहित याचिका पर यह सुनवाई होनी है। योगी सरकार के दौरान यूपी में हुए 183 एनकाउंटर की जांच की मांग पर भी सुनवाई होगी। गुड्डू मुस्लिम माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट यूपी में 2017 से अब तक की 183 एनकाउंटर की जांच की मांग पर भी सुनवाई करेगी। एडवोकेट विशाल तिवारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें अतीक हत्याकांड और योगी सरकार के दौरान राज्य में हुए एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने की मांग की गई थी। प्रयागराज में अतीक और अशरफ की 15 अप्रैल को देर रात कॉलविन अस्पताल ले जाते समय 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तीनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए यूपी सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन पहले ही कर चुकी है। इसके बाद सोमवार को प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी SIT का गठन भी किया है। वहीं झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर की भी मजिस्ट्रियल जांच हो रही है। और अतीक और अशरफ के केस में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या से ठीक पहले अतीक से मिलने आया था अनजान शख्स और अनजान शख्स को देखकर अतीक ने सिर हिलाया था। ये तस्वीरें 15 अप्रैल की हैं, जिसके चंद सेकंड बाद ही अतीक की हत्या कर दी गई। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। अतीक अहमद को जब कॉलविन हॉस्पिटल ले जाया गया था, गाड़ी से उतर रहा था, उसी दौरान किसी अनजान शख्स को इशारा करता नजर आया। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद से कॉलविन हॉस्पिटल के गेट पर कोई व्यक्ति मिलने वाला था, जिसकी तरफ उसने इशारा किया था। अब पुलिस उस अनजान शख्स की तलाश में है। एक बार फिर से देखिए, अतीक ने उतरते वक्त बाईं ओर देखा। आखिर अतीक ने किसे इशारा किया? 35 सेकंड बाद ही उसकी हत्या हो गई। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि क्या हॉस्पिटल पहुंचा अनजान शख्स अतीक और अशरफ को उनके मर्डर प्लानिंग की जानकारी देने पहुंचा था, क्योंकि गाड़ी से उतरते ही अतीक अहमद उसको देखकर पल भर ठहर गया था। उसको देखकर जिस तरीके से अपना सिर हिलाया, जांच टीम की निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं।